बच्चों देखिए उस दिन बीए पढ़ने वालों को हिंदी में हम मुक्तिबोध पढ़ाए थे। मुक्तिबोध की कविता भी पढ़ाई थी। थोड़ा सा इनके बारे में जो उस दिन जीवन परिचय हुआ था। जीवन परिचय के बाद मतलब काव्य समीक्षा कि इन्होंने रचना सृजन क्या किया था उसका हुआ था। फिर इनका क्या योगदान था, इनकी काव्य समीक्षा भी क्या था, वो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। मुक्तिबोध की काव्य समीक्षा देखिए, मुक्तिबोध है इनकी। इन्होंने जब काव्य समीक्षा की 40-70 कविता के अन्यतम हस्ताक्षर माने गए हैं मुक्तिबोध, और ये प्रमुख कवि हैं उस समय। इनकी कविता का मूल्यांकन करते समय उनसे सापेक्ष संबंध रखने वाली जो समकालीन कविता की प्रवृत्तियों और उनके जीवन मूल्यों पर भी ध्यान देना अपेक्षित है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की रचना इन्होंने की। देखिए आपके सामने है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना है, उसकी इन्होंने रचना की। और अब उसके समय की कविता के लिए नए प्रतिमान की स्थापना की। उस समय नए प्रतिमान की स्थापना इसी रचना से ही पता लगता है। और इन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे के साथ तार सप्तक में अपना प्रमुख स्थान बनाया। जैसा कि प्रयोगवाद और नई कविता में इन्होंने स्थान बनाया, और तार सप्तक में भी इनकी मुख्य भूमिका रही। तार सप्तक में मुख्य भूमिका रही। अज्ञे के साथ साथ इनका भी योगदान था सप्तक में। और देखिए, और प्रयोगवाद प्रगतिवाद नई कविता में भी इनका स्थान था। वहाँ पे इन्होंने देखिए तार सप्तक में जो स्थान बनाया, ऐसे मुक्तिबोध की कविता का परीक्षण और मूल्यांकन उनकी काव्य यात्रा के अनुरूप ही तो करना समझिए होगा ना। अब देखिए, रोमानी संवेदन के विविध रूप उनकी आरंभिक कविताओं में पारंपरिक संस्कार की तरह विद्यमान है। एक स्वप्न कथा, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे याद आते हैं आदि शीर्षक कविताओं में सौंदर्य, प्रेम और भावुकता, जैसे एक स्वप्न कथा, मुझे पुकारती हुई पुकार, ये इनकी रचना है। मुझे पुकारती 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 स्वप्न कथा। देखिए, स्वप्न कथा, मुझे पुकारती पुकार, ये इनकी रचनाएं हैं, जिनमें इन्होंने आदि शीर्षक कविताओं में सौंदर्य, प्रेम और भावुकता तथा विरह और करुणा की अनुभूतियाँ व्यक्त है। रोमानी संस्कार और जीवन की प्रणयानुभूतियों के बाद कार्ल मार्क्स का नाम सुने होंगे ना, उनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से निकट से जुड़ने का प्रभाव उनकी कविताओं में अंतर्द्वंद, आत्मसंघर्ष, कुंठा और निराशा के रूप में उपस्थित हुआ है इनकी रचनाओं में। जैसे जो ये कविताएँ हैं, इसमें इन्होंने इसको पढ़ने पे इनके आत्मसंघर्ष और अंतर्द्वंद जो मन में चलती है, कुंठा, निराशा, इसके रूप क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं इनकी कविताओं में, ऐसा मालूम पड़ता है। उनकी कविता में विद्यमान नवीन जीवन दर्शन, कविता का नया शिल्प विधान, गुत्थन और उलझाव के नक्शे, आत्मसंघर्ष, कुंठा, निराशा की प्रवृत्ति उन्हें और उनकी कविता को छायावादी संस्कार से पृथक और मुक्त करती है। जैसे छायावादी में आपने देखा कि विषयवाद और मतलब कल्पना पे ही आधारित रहती थी छायावादी कविताएँ, कि इसमें रहस्यवाद का ही वर्णन है। ये इनकी कविताओं का, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में, इसमें आत्मसंघर्ष, अंतर्द्वंद, जो मन में अंतर्द्वंद चलता है, उसकी ही कविताएँ मुखर होकर सामने आती है। जो इन जैसे कि लाल लाल कुहरा, कुहरे पे सामने रखता लोक, श्राद्ध पुरुष, एक रहस्य साक्षात तेजोमय प्रभावमय, उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थर, गौर वर्ण दीप्त दृढ़, सौम्य मुख, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप। जैसे चांद का मुठभेड़ा संकलन में इनकी कविताएं में जैसे ऐसा वर्णन दिखाया गया है कि यहाँ एक रहस्य जो कुहरे में रक्ता लोक श्राद्ध पुरुष रूप में दिखाई पड़ रहा है, तथा जिसका ललाट देखकर सर्जक जो रचना कर रहा है कवि, वो उसके अंग में अजीब सी थरथराहट होती है। ये छायावादी कविता से पारंपरिक अनुभव से पृथक है कि नहीं है, है ना? क्योंकि छायावादी कविता में कल्पना ही उसमें रोमांचित आता है, उसको सोच कर मन में एक उमंग आती है, उत्साह। यहाँ सामने से जो अक्सर हकीकत यथार्थ है उसका भी वर्णन किया गया कि इसमें
जो उन पर परतों को धीरे धीरे खोलने में समर्थ होगा, वहीं उनके काव्य का सच्चा मर्मज्ञ होगा। उसे खोले बिना मुक्तिबोध और उसके व्यक्तित्व एवं काव्यत्व को समझ पाना नितांत असंभव है। अपने इस काव्य साहित्य का प्रकाशन मुक्तिबोध ने अपनी एक कविता दिमागी गुंठाकार का औरांग उटांग में किया है। औरांग उटांग इनकी रचना है जो दिमागी, आप देखिए इनके परिचय में आप पढ़े होंगे कि ये बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे, और लेकिन इसके पहले जो रचनाएं थी तो उन्हें कहता था स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर और एक अन्य सघन विचारधारा प्रच्छन्न, कथ्य के भीतर एक अनुरोधी विरुद्ध विपरीत नेपथ्य संगीत, मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क, उसके भी अंदर एक और कच्छ, कच्छ के भीतर एक गुप्त प्रकोष्ठ और कोठे के सामने गुंथा ढकार में मजबूत संदूक दृढ़ भारी भटकम। जैसे इन्होंने तो उदाहरण तौर पर लिया है कि अरे डर यह है न औरांग उटांग कहीं छूट जाए, कहीं प्रत्यक्ष न यक्ष हो जाए, कहीं ये सही न हो जाए। ऐसा कि अक्सर तो सपने में आता है, अक्सर सामने से लोग देख के डरते हैं, लेकिन ऐसा कहीं हकीकत ना हो जाए, ऐसे वर्णन करते हैं कि कहीं प्रत्यक्ष न यक्ष हो जाए। मुक्तिबोध की कविता में बावड़ी के अतल था जल में झांकता ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में इनकी लंबी कविता है, ज़्यादा फेमस भी है बहुत, इसके बारे में पूछा भी जाता है। इन्होंने जो प्रतीकों और बिंबों के रूप में विद्यमान जो शब्द चित्र को कवि ने अपनी जिंदगी कहा है, अपने मित्र शांताराम के साथ जिसकी रात्रि में गश्त की ड्यूटी होती थी, मुक्तिबोध भी रात्रि के सन्नाटे में घूमने निकल पड़ते थे। जैसे कि मित्र थे और मित्र की ड्यूटी थी रात में टहलने वाली, मतलब वैसी ड्यूटी करते थे, और उनके साथ में ये भी घूमने निकल पड़ते थे। रात्रि का सन्नाटा, पुलिस की सीटियाँ, गश्त, सर्वत्र एक रहस्यमय वातावरण, और मुक्तिबोध संभवतः इसमें कुछ प्राप्त करते थे। उनके काव्य का कोई भी प्रबुद्ध अध्येता इस बात को आसानी से पकड़ सकता था। उनके काव्य में उद्धृत कतिपय उदाहरणों में इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि इस प्रकार के जो रहस्यपूर्ण वातावरण के उनके काव्य अनेक चित्र विद्यमान हैं। जैसे अक्सर वातावरण रात के समय अगर कहीं सुनसान जगह पर या फिर किसी रोड पर निकलते हैं तो वैसा वर्णन करना, वैसा कवि ने वर्णन किया है। अपने अनुभव को उन्होंने खुद कहा है, हरिजन गलियों में लटकी है पेड़ पर कुहासों के भूतों की सावली चुनरी, चुनरी में अटकी है कंजी आँख, कंचे से टहले मुँह चांद की। अक्सर कल्पना करते हैं, सुनते भी हैं, हॉरर पिक्चरें भी जो देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो उसमें सीधे बताया जाता है कि चुड़ैल ऐसी होती हैं। इस तरीके से अगर कल्पना कर लिया जाए तो रात में पेड़ों पे अगर देखिएगा तो उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो अपने आप लगने लगती है कि वही है, वही चुड़ैल है, ऐसे उसके बाल लटक रहे हैं, ऐसा करके कल्पना आपको सीधे सीधे दिखाई देने लगती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारी जो कल्पना चली रहती है, जिसको सोचे रहते हैं, वैसा ही हमारे सामने दिखता है। सामने अंधकार स्तूप, भयंकर बरगद, सभी अपेक्षित समस्त वंचितों गरीब का यही घर, वही छत, उसके ही तलखों अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। इन्होंने एक राजलाल गांव था, वहाँ पे उनके भुतय मकान के साथ बिच्छू बूढ़ू चिमगादड़ों की उनकी कविता हारर, भयानक और विसंगति की विभत्स दर्शनता को उभारने में उनकी कविता पहले ढंग से आधुनिक हो गई। उज्जैन के बांकड़ेपड़ के पास एक गली के बीच बड़ा सिंदूर पुता भैरव था। भैरव का मन जानते हैं, मंदिर कई जगह दिखता है कि भैरव की एक मल्टी महाकाल के हाथे कृष्ण पाषाण की अभी तक अपेक्षित खड़ी, हाथ में खप्पर, पीछे कुत्ता और गले में रुमाल। मुक्तिबोध की कविताओं में यह भी अनेक बार उभरा है। जैसे कि भैरव जी की मूर्ति ये जहाँ पे रहे होंगे, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे शायद वो मंदिर रहा हो जहाँ भैरव जी की मूर्ति बनाई गई थी। उसका उन्होंने कई कविताओं में वर्णन किया है उस भैरव जी के मंदिर का, कि वो हाथ में पीछे कुत्ता है, गले में रुमाल है। मुक्तिबोध की कविता में ये बिंब देखिए बार बार उभर कर आया है। ऐसा कहा गया कि मुक्तिबोध के काव्य में एक दूसरा काव्य बिंब बार बार उभरता है, वह है बावड़ी और वृक्ष का। एक सूखी बावड़ी जिसके भीतर उतरने ही सीढ़ियाँ टूटी फूटी हैं, कमानियों पर घास भी हैं, नीचे उतरने पर हरी काई और बहुत कम जल है। इसी प्रकार के जीवानुभव के संबंध में माचुए भी लिखते हैं कि भैरवगढ़ के आसपास वेधशाला के पीछे ऐसा कई जगह था जहाँ जोशी ने मुक्तिबोध के ऐसे स्थानों पर बहुत घूमे हैं। उदाहरण के रूप में इस प्रकार का एक काव्य अवलोकनीय है।
देखिए, यहाँ तक सत्य है कि अमंगल की आशंका, मौत की छाया से डर, राक्षस की भयानक विद्रूप आकृति, उनकी चिंताग्रस्त अंतर्द्वंद युक्त मानव की उपज है। पानी की नीली काली रेखाओं के बीच झांकता बावड़ी का ब्रह्म राक्षस भी मुक्तिबोध की असफलताओं के ढेर बने अंत संघर्ष को झेलते तथा मृत्यु का अनुभव करने वाले मानस की उपज है। जैसे कि मुक्तिबोध की कविता हम पढ़ते हैं तो उसमें विशाल बरगद का प्रतीक विद्यमान, विशाल बरगद और भैरव का मंदिर, भैरव की मूर्ति अक्सर इनकी कविताओं में इसका वर्णन दिखाया गया है। वो जिस स्थान पर रहे होंगे, जैसे कि हमने इसके पहले पंत के बारे में सुना होगा, प्रकृति से पुराण कवि, ये भी ऐसी जगह पर रहे जहाँ प्रकृति से बहुत जुड़े हुए, वो मनोरम स्थिति का वर्णन करते हैं। ये उस समय का कहते हैं मार्क्सवादी चेतना के कवि भी कहा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार उनके लिए मार्क्सवाद जीवन मरण का प्रश्न है। वह कविता के लिए जीते थे और उनकी कविता एक बुनियादी समस्या मार्क्सवाद से उनके व्यक्ति को संबद्ध करने की है। प्रगतिशील लेखक होने के साथ साथ मुक्तिबोध कम्युनिस्ट भी थे। 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी के एक पत्र में उन्होंने नेमीचंद जन को लिखा कि आपने एक व्यक्ति के साथ नाजुक खेल खेला है, उसने कम्युनिस्ट बनाया, दुर्दोष उत्ताप से पीड़ित है। दुर्दोष घृणा का उत्ताप साम्यवादियों के शोषक वर्ग के प्रति घृणा और विद्रोह का कारण आता है। मार्क्सवादी विचारधारा प्रश्न आता होगा आपके मन में, मार्क्सवादी या क्रांतिकारी स्वभाव जो यथार्थ के लिए लड़ रहे, वही मार्क्सवादी है। अब इसमें कवि कहते हैं कि सीधे कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसे किसे क्या कहते हैं कि विचारधारा के अनुसार समाज दो वर्गों में विभक्त है, एक शोषक और एक शोषित। एक शोषक मतलब जो जिसको शोषण मतलब शोषण किया जाता है, शोषक जो शोषण उनका करता है, जो मालिक है। और यही दो वर्ग में कहते हैं मार्क्सवादी विचारधारा ने दो वर्गों में बांटा है। और इसमें मुक्तिबोध की पक्षधरता शोषितों के प्रति है, इसलिए उनकी कविताओं में दीन दुखियों और उपेक्षितों के सभी प्रति क्या है, सहानुभूति विद्यमान है। मुक्तिबोध की ही नहीं, यहाँ तक कि सभी के होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो शोषक के तरफ होंगे। शोषितों की तरफ तो सभी की सहानुभूति होती है, जिसको सताया जाता है, निर्बल होता है, उसके प्रति मुक्तिबोध का बताया गया कि इनकी सहानुभूति थी। और ये वो बहुत इन्होंने कुछ रचनाएँ भी कही थी कि वह बबूल भी दुबला धूल भरा प्रियसा सहज अपेक्षित, श्याम वक्र अस्तित्व लिए रंग तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता चीर अपमानी, पथ के एक और चुपचाप खड़ा है। यहाँ रखते हैं कंटकों से युक्त अपेक्षित और अपमानित जीवन की जीने वाला वह बबूल जन जन के निश्चित त्याग का प्रतीक है। क्योंकि देखिए, आप प्रयोगवाद में जाइए आगे तो उसमें क्या होता है कि बिंब और प्रतीक के माध्यम से कवि जो है बताना चाहता है लोगों को कि कैसे, मतलब कि एक बिंब माना गया बबूल के वृक्ष को, इन्होंने एक प्रतीक मान के उसकी रचना की कि जिस प्रकार ये जो बबूल का वृक्ष है वो कंटकों से युक्त है, कांटों से उपेक्षित अपमानित है, जीवन जीने वाला वह बबूल जन जन के निश्चित त्याग का प्रतीक है। शोषित जन भी तो सहज अपेक्षित तिरस्कृत अपमान झेलता हुआ एक और चुपचाप खड़ा रहता है। जिस प्रकार बबूल का वृक्ष अपमानित होता है क्योंकि वह न फल देता है न ही छाया देता है, वो कांटा से भरा, मतलब उसको क्या करते हैं, तरफ साइड में रख देते हैं लोग। उसी प्रकार एक मतलब शोषित होता है, जो गरीब होता है, उसको भी समाज में ही अपमान झेलना पड़ता है। उसी को कवि बताता है कि शोषित जन भी तो सहज अपेक्षित तिरस्कृत होता है, अपमान झेलता हुआ एक और चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे बबूल का वृक्ष। इन्होंने बबूल को देखिए बिंब प्रतीक मानकर ऐसी बात कही है। क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा में, इन विचारधारा में आप सीधे जानते हैं कि दो पक्ष में होते हैं, शोषक एक शोषित। शोषक वही जो मतलब उसका शोषण करता है, जो मालिक है, और शोषित जो उसको सहता है, गरीब है, निर्बल है। अब यहाँ पे शोषण के वीर बीज के अब जन्मे मार्क्सवादी संबंधी उनके उद्गारों की झलक उनके काव्य में बार बार दिखाई देती है। तभी वे समाज के धनवानों श्रीमानों की आत्मा को पापलिप्त दिखाते हैं, शोषकों को विविध रूपों में उभारते हैं। उन्होंने शोषकों पे कई रचना कही हैं। मुक्तिबोध इस स्थिति से बहुत दुखी है और उनमें इस बात से छटपटाहट है कि किसी मित्र की तरह इस समाज की सफाई करने में असमर्थ हैं। वे अपने बहुत समकालीनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तो तुमसे इतनी दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष और मेरे लिए अन्न है। असफलता का धूल कचरा ओढ़े हूँ, इसलिए कि वह चक्करदार जीवों पर मिलता है।
छल छदम धन की, किंतु मैं सीधी सादी पटरी पर दौड़ा हूँ जीवन की, फिर भी मैं अपनी सार्थकता से भिन्न हूँ। विष से अप्रसन्न हूँ, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने के लिए बेहतर चाहिए, वह बेहतर मैं नहीं हो पाता। आप इस कविता को समझ रहे होंगे। कहते हैं कि धूल भरी दुनिया है, धूल भरी दुनिया है। मतलब जानते हैं जो साफ सफाई करते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं, उनको रखा जाता है सफाई के लिए। कहते हैं ऐसा मैं बेहतर बन नहीं पा रहा हूँ कि ये जो समाज में जितनी भी धूल है, जितनी भी संगतियाँ हैं, जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको क्या करूँ, एक तरफ से साफ कर दूँ। यहाँ इसी कविता में वही बताते हैं ना, देखिए, इसलिए कि जो है उसे बेहतर चाहिए। किंतु मैं कहते हैं कि यहाँ मैं तुमसे इतनी दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि मैं जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। असफलता का धूल कचरा ओढ़े हूँ, इसलिए कि वह चक्करदार जीनों पर मिलता है। छल छदम धन की, किंतु मैं सीधी सादी पटरी पर दौड़ा हूँ जीवन की। कवि अपने बारे में देखिए कितना अच्छा वर्णन करता है कविता के माध्यम से कि फिर भी मैं अपनी सार्थकता से भिन्न हूँ। विष से अप्रसन्न हूँ। विष किसको कह रहे हैं? ये विसंगतियों से, ये भ्रष्टाचार से, जिसका पैसा चाहे उसके लिए विष मानते हैं, इसलिए कि जो उससे बेहतर चाहिए, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, जो असलियत में है इससे भी बेहतर चाहिए, जिससे अच्छा हो, या ना कि और वो पनपे, वो भ्रष्टाचार और पनपे ऐसा नहीं चाहते थे। वो पूरी दुनिया साफ करने के लिए बेहतर चाहिए, वह बेहतर मैं नहीं हो पाता। और कवि मुक्तिबोध की यह कविता है आत्मा के मित्र मेरे। कविता का कलेवर लंबा है थोड़ा सा, देखिए इसके सिलेबस में आपकी ये कविता है आत्मा के मित्र मेरे। आत्मा के मित्र मेरे, यहाँ भी कवि है जो है आत्मा का मित्र, मतलब मन में कैसा मित्र होना चाहिए ऐसी कल्पना करके मित्र का होना ऐसा, वही मेरा मित्र है, सच्चा मित्र। उसमें परिचय देते हैं कि उनका इस कविता के माध्यम से वे केवल उसी को अपना सच्चा मित्र मानते हैं जो बरगद के वृक्ष की भांति दूसरों के हित के लिए अपना अस्तित्व रखता हो। जैसे वट वृक्ष ऐसे आत्मा मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो साथ में आपके बस घूमने टहलने जाए, थोड़ा सा खाने पीने के लिए जाए, या फिर आपके सुख में ही आपके साथ बस एंजॉय करे, ऐसा मित्र नहीं। वो कहता आत्मा का, जो आत्मा से आत्मा का मिलन, वो एक बरगद के वृक्ष की तरह हो जिसकी छाया में कई लोगों का जीवन यापन हो जाता है, कई जीव जंतुओं का। वो ऐसा ही बताते हैं कि जैसे वट वृक्ष के शाखाओं पर अनेक पक्षी बसेरा है, उनकी शीतल छाया से पता नहीं कितने कितने जीवों को आश्रय मिलता है, ठीक वैसे ही परोपकारी व्यक्ति की ममता एवं छाया तले जन सामान्य का आश्रय मिलता है। उसी को कभी अपना आत्मा का मित्र स्वीकारता है, भले ही वह व्यक्ति पारिवारिक संबंधों की परिधि में ना आता, भले ही वो मित्र जो है वो हमारे परिवार से जुड़ा ना हो, हमारे पारिवारिक मतलब हमारे परिवार का ना हो, फिर भी वो मेरा मित्र है, जिसमें हमारी आत्मा कि आत्मा का मिलन हो, जो आत्मा का मित्र मेरे तरीके से हो, वही मेरा मित्र है। अब यहाँ पे देखिए, जीवन भर अस्तित्व के लिए स्वयं संघर्ष करने वाले मुक्तिबोध ने समाज और राष्ट्र में विद्यमान पूंजीवादी शोषक के विरुद्ध आवाज़ उठाने के साथ ही मानव मुक्ति की कामना की है। स्व के ऊपर उठकर पर तक, मैं से व्यापक होकर हम हो जाने की मुक्तिबोध की उद्यम कामना उनकी दृष्टि को दीनहीन गरीबों की ओर ले जाती है। जीवन के युद्ध में फंसी हुई जनता की समस्याएं मुक्तिबोध के काव्य में हर जगह देखी जा सकती है। देखिए उनकी, आप अक्सर किसी भी कविता पढ़ते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि उनके जीवन का संघर्ष कैसा था, संघर्ष दुनिया की, मुक्तिबोध का जैसा जीवन परिचय आपने बताए थे। आज उसकी काव्य समीक्षा है, काव्य समीक्षा में यही बताना चाहेंगे कि जो मुक्तिबोध ने कहा कि यहाँ पे जीवन व अस्तित्व के लिए स्वयं संघर्ष करने वाले मुक्तिबोध ने राष्ट्र में विद्यमान पूंजीवादी शोषक के विरुद्ध आवाज़ उठाने के साथ ही साथ मानव मुक्ति की कामना की है। स्व से ऊपर उठकर पर तक, मैं से व्यापक होकर हम हो जाने को मुक्तिबोध उद्यम कामना उनकी दृष्टि को दीनहीन गरीबों की ओर ले जाती है और जीवन के युद्ध में फंसी हुई जनता की समस्याएं मुक्तिबोध के काव्य में हर जगह देखी जा सकती है। शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है, शेष सब नवास्त, यथार्थ मिथ्या है, भ्रम है, सत्य केवल एक है जो कि दुखों का धर्म है, ऐसा इन्होंने कहा है। और शोषण की सभ्यता नियमों के अनुसार बनी हुई संस्कृति के सियाह चक्रव्यूहों में फंसा हुआ आम आदमी जूझ रहा है। वे स्पष्टतः मार्क्सवादी कवि हैं। उन्होंने पूंजीवादी समाज की भर्त्सना करते हुए एक कविता में उनकी
सिद्धार्थ शीघ्र विनाश की अभिलाषा व्यक्त की है। तेरे हाथ में जो रोम कृमि है उग्र तेरा नाश मुझ पर क्रुद्ध मुझ पर दंड मेरी ज्वाल तन की ज्वाल होकर एक अपनी उष्णता में धो चले अविवेक तुम है मरण तुम है रिक्त तुम है व्यर्थ तेरा ध्वंस केवल एक तेरा। देखिए मुक्तिबोध छायावादोत्तर काल के मूर्धन्य कवियों में हैं। उनकी कविताओं का जनवादी स्वर तथा उनकी जन सामान्य की दशा को सुधारने की छटपटाहट जो उन्हें सच्चा जन कवि सिद्ध करते हैं। यद्यपि उनके काव्य में वही कहीं भी छिछले स्तर की नारेबाजी नहीं है। उनकी सर्वाधिक चर्चित कविता अंधेरे में उनकी सर्वाधिक चर्चित रचना है। सर्वाधिक चर्चित कविता है, लंबी कविता भी इसको कहा गया है। कविता अंधेरे में ये अंधेरे में बहुत चर्चित कविता है इनकी। और इसमें है कि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुक्तिबोध निसंदेह कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज, किंतु कुछ अन्य व्यक्तिवादी जो कवि हैं इस तरफ खोज की किसी प्रकार की आध्यात्मिकता या रहस्यवाद नहीं है, बल्कि गर्मी सड़क की गतिविधि, राजनीतिक परिस्थिति और अनेक मानव चरित्रों की आत्मा के इतिहास का वास्तविक परिदृश्य है। मानव चरित्रों की आत्मा का इतिहास प्रयोगवादी कृतिकार के मानववादी सिद्धांत का भी परिचय कराता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध की कविता में व्याप्त जीवन दर्शन अनुद्या अधुनातन मानव मूल्यों से ग्रहित है और उसमें आम आदमी की जिंदगी की समस्याओं के दृश्य है। इन दृश्यों में निम्न मध्यवर्गीय व्यक्तियों की समस्या अधिक है, अतः उनमें मार्क्सवादी चिंतन का अंश अधिक है। जैसे मुक्तिबोध की कविता में आत्मसंघर्ष, ये भी है मुक्तिबोध के बारे में कि इनकी जो कविता में जो इनका आत्मसंघर्ष चल रहा है उसके बारे में इन्होंने कहा कि मुक्तिबोध का प्रायः संपूर्ण जीवन आर्थिक विषमताओं से संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ, किंतु उन्होंने परिस्थितियों के सम्मुख घुटने नहीं टेके। यह सप्तक में बताया गया कि पिछले 20 वर्षों से न मालूम कितनी बातें घटित हुई और वे सबके सामने मेरी अपनी ज़िंदगी जिन गलियों में चक्कर काटती रही उन्हें देखते हुए यही मानना पड़ता है कि साधारण श्रेणी में रहने वाले हम लोगों को अस्तित्व जो है संघर्ष के प्रयासों में भी समाप्त होना है। मेरा अपना दीर्घ अनुभव बताता है कि व्यक्ति स्वातंत्र की वास्तविक स्थिति केवल उनके लिए है जो परिवार सहित मानवोचित जीवन व्यतीत कर सके और साथ ही व्यक्ति स्वतंत्र का ऐसा प्रयोग भी कर सके जो विवेकपूर्ण और लक्ष्योन्मुख हो। अपने जीवन के आर्थिक आधार को दृढ़ और संपुष्ट करने के लिए व्यक्ति की व्यवसायीकरण का मार्ग भी सामने आता है। मेरे लेखे एक अत्यंत अनुचित मार्ग और कम से कम मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन वह मार्ग तो सामने आता ही है। व्यवसायीकरण या व्यापारीकरण का दबाव जो है तीव्रतर होता जाता है। सच तो यह है कि व्यक्ति की सच्ची आत्म परीक्षा उसकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा सबसे प्रधान समय, इस इम्तिहान का सबसे नाजुक और दौर यही आज का युग है। इन्होंने मुक्तिबोध के लिए महाप्राण निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ उतनी ही सार्थक एवं सटीक हैं। निराला जी जो थे, थोड़ा सा इनका निराला का भी मुक्तिबोध का भी विचार एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब देखिए इन्होंने लेकिन मुक्तिबोध के लिए निराला ने कहा कि जाना तो अर्था वो पाए पर रहा सदा संकुचित काय, लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये तो उन्होंने सरोज स्मृति में रचना की। और मुक्तिबोध अपने करियर को बनाने के प्रति उद्देश्यहीन ही रहे। यह संबंध में किसी साथी द्वारा सफलता के कुछ गुर बताए जाने पर उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों में अपनी मनोभावना व्यक्त की है। लेकिन यह सच है, जीवन की तथाकथित सफलता को पाने की हमको फुर्सत नहीं, खाली नहीं है, बहुत बिजी है। थोड़ा सा देखिए, सबके जीवन का संघर्ष, सब अपना मतलब संघर्षरत है और ये कवियों के बारे में ही पढ़ेंगे। आप किसी भी कवि के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत अच्छा रहा हो तो उनका भी जीवन कैसा रहा है, संघर्षमय ही रहा। अब इसमें इन्होंने बताया कि देखिए कि आत्मसंघर्ष की कविता भी इन्होंने लिखी है और
जिसमें मुक्तिबोध की व्यक्तिवादी मनोभूमि जन्म लेती है। विषम परिस्थितियों में संघर्षशील लघु मानव की व्रत कथा आज की कविता है। जब यह असहाय, निशस्त्र, निष्कवच, बुद्धिवादी मनुष्य जिंदगी के हर मोर्चे पर अपने को असफल अक्षम पाता है, तब उसके जीवन की उलझने कदम कदम पर मिलने वाले चौराहे कवि को कविता के बजाय उपन्यास की सामग्री प्रदान करते हैं। सुरंग तंग गलियां, दो पहाड़ियों के बीच दूरी तय करने वाले सैनिक की तरह अपनी और देश की चिंता मुक्तिबोध की मूल चिंता है। जीवन में निराशा के कारण विद्यमान गहन अंधेरा, ताप और लावा की जलन, संतरास, घुटन और अवसाद का अनुभव कवि की रचना को क्या करता है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति से जोड़ता है। जो जग से विद्रोही बनने के साथ मुक्तिबोध अपने जीवन में भी विद्रोही बनकर जीने लगे। विद्रोही समझते हैं, विद्रोह करना, थोड़ा सा कहते हैं ना, किसी बात को कह के तुरंत उसका जवाब दे देते हैं, विद्रोही स्वभाव, जिसमें विरोध करने वाला, सीधी सी बात विद्रोह। और उनके अंतस में फूटने वाला रक्तस्रोत का फव्वारा उनकी तलखी के साथ सुख भी देता है। आत्मजना जीवन का दर्द झेलने के उद्यम, लालसा, प्रायश्चित और शोध के प्रभाव से टूट कर खंडित व्यक्ति वाले ब्रह्म राक्षस को वे अपने विलोम रूप में देखते हैं। निराशा, अंतर्द्वंद और मनोभावना की स्थिति तथा घुटन की खौफनाक वारदातों को झेलते हुए कवि ने अपने जीवन की आहुति दे दी। और अपने आत्मसंघर्ष का इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है, बताइए। किसी के आत्मसंघर्ष का कि उसने पूरे जीवन की आहुति दे दी, मतलब बलिदान दे दिया पूरे जीवन का। और इनकी जो भाषिक संरचना, वास्तव में मुक्तिबोध ने प्रयोगवादी काव्यधारा के दृष्टा रूप में उबड़ खाबड़, कंकरीले, पथरीले जीवन के मार्ग पर चलकर जो अनुभव ग्रहण किया, उसे उन्होंने आत्मसंघर्ष की भट्टी में भली भांति पकाकर अपनी रचनाओं में प्रस्तुत भी किया है। भाषिक संरचना इनकी क्या होनी, देखिए। भाषिक संरचना कैसे, मतलब कि भाषा का प्रयोग किया। जब भाषा शैली, प्रयोग, शब्दावली का संबंध है तो कहा जाता है कि मुक्तिबोध ने अपनी अभिव्यक्ति को अधिकाधिक सजीव, सटीक बनाने के लिए संस्कृत की तत्सम शब्दावली से लेकर तद्भव देशी विदेशी सभी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा शैली के संबंध में डॉक्टर राजनारायण मौर्य ने लिखा है कि वह कभी संस्कृत निष्ठ समासिक पदावली की अलंकृत विधिका से गुजरती है तो कभी अरबी, फारसी और उर्दू के नाजुक लचीले हाथों को थाम कर चलती है और कभी अंग्रेजी के इलेक्ट्रिक ट्रेन पर बैठकर जल्दी से खटाक खटाक निकल जाती है। ऐसा इन्होंने, राजनारायण जी ने इसको कहा है कि यद्यपि अलंकारों की अपेक्षा उनका रुझान बिंबों और प्रतीकों की योजना की ओर अधिक रहा है, फिर भी उनके द्वारा अलंकारों का भी यथास्थान आयोजना की ही गई है। अब निराला के पश्चात मुक्तिबोध बिंब और प्रतीक धर्मी कविता को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने में सर्वाधिक पटु हैं। इनका प्रयोग परंपरागत अर्थ, पारंपरिक, सर्वदा नवीन अर्थ संबंधों में किया गया है। जैसा कि इनकी मूल्यांकन, उनके काव्य चित्र का विस्तार हुआ है। मूल्यांकन मुक्तिबोध की कवि की विशेषताएं रूपायित करते हुए शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है कि मुक्तिबोध हमेशा एक विशाल विस्तृत कैनवस लेता है जो समस्त नहीं होता, जो सामाजिक जीवन, धर्म क्षेत्र और व्यक्ति चेतना की रंगभूमि को निरंतर जोड़ते हुए समय के कई काल क्षणों को प्रायः एक साथ आयामित करता है और इतिहास के संघर्ष एक षड्यंत्र का सा जाल फैलाता सिमटता है। और इस जाल में हम और आप अनजाने तौर से षड्यंत्र अनिवार्यता फंस गए हैं और निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, मगर कहीं कोई रास्ता नहीं। और फिर भी पक्का विश्वास है कि रास्ता है। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चली जाती। हमारी बातें हम ही को सुनाती और हम और एकदम चकित होकर देखते रहते, पहले से और अधिक पहचानने लगते। मुक्तिबोध की कविता को किसी राजदा की बातों की तरह संभल कर सोच कर, बल्कि कभी कभी दोहरा कर पढ़ना चाहिए। किसी कविता के कई अंश जासूस उपन्यासों को भी याद दिलाते हैं, मगर हरगिज एक सपाटे में पढ़ लिए जाने वाले उपन्यास के अंश नहीं। जैसा कि मुक्तिबोध के बारे में आप पढ़ें कि वे प्रतिबद्ध आलोचक हैं, किंतु रूढ़िग्रस्त, अकटमुल्ला और सिद्धांतवादी। उनकी आलोचना जो साहित्यिक मूल्यों, मानदंडों को नहीं, मानव जीवन के मूल्यों को बताती है। और उनके समकालीन साथ उनके अन्य प्रतिबद्ध साहित्यकार में नहीं, उनकी दृष्टि इतनी व्यापक है कि हिंदी कविता के सारे युगों का अध्ययन करती है और उसे विश्व संदर्भ में परखती है। प्रगतिवादी कविता के सशक्त हस्ताक्षर केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित कवि मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद शीर्षक कविता की पंक्तियाँ मुक्तिबोध के व्यक्तित्व
व्यक्तित्व को गहराई के साथ रेखांकित करती है कि जब तक जिया अपने लिए नहीं कृतित्व के लिए जिया, मतलब रचना के कृतित्व के लिए जिया, और जो कुछ उसने दिया जी में जीवन घोल कर दिया। न कुछ लिया न अपने लिए किया, विष हो या रस अपने पिया, जो दूसरों ने न पिया हमने अब कहा उसको युगबोध का मसीहा, यथार्थ दृष्टा काव्य में न एक सृष्टा। इसमें अद्वितीय कलाकार, अपूर्व रचनाकार, अलंबरदार। ऐसा किसने किया था? केदारनाथ अग्रवाल ने इनको मुक्तिबोध के बारे में अपनी रचना में किया था। ठीक है, आपका मुक्तिबोध का समीक्षा, उनके रचनाएं सब पूरा इनकी अगले वीडियो में हम इनकी कविता पढ़ाएंगे।